दीदी स्टार्ट करें। जी, सभी को सादर प्रणाम। आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत आज की हमारी कार्यशाला का शुभारंभ योग, ध्यान, प्राणायाम के माध्यम से होगा। आज की कक्षा को लेंगी हमारी छोटी सी बिटिया डॉक्टर मनीषा। डॉक्टर बनी नहीं है, अभी बनने जा रही है। फाइनल ईयर बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं और गुरु कार्य के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है। उनके बारे में जानेंगे और आज की कक्षाओं के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले एक बार हम सभी एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भावना करेंगे कि भगवान सूर्य की स्वर्णिम किरणें हम सभी को भीतर बाहर से तेजोमय बना रही है और हमें सद्बुद्धि की ओर प्रशस्त कर रही है। ऐसा भाव करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय परिजनों, आज का जो ये समय है, ये बड़ा ही विषम परिस्थितियों से भरा हुआ समय है और ऐसे समय में यदि कोई संस्था इतना अच्छा कार्य करती है कि वो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की ओर सबका ध्यान आकर्षित करती है, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करती है, तो निश्चित रूप से हमको इस समय का लाभ उठाना चाहिए। बड़े खुशी की बात है कि हमारी ये जो 9 दिवसीय कार्यशाला है, जो 22 अगस्त से शुरू होकर के 30 अगस्त तक चलेगी, इसका आप सभी ने प्रतिदिन लाभ उठाना है। आज की कक्षा में हम जानेंगे योग, ध्यान, प्राणायाम और ये हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रहा है और AWG पे लाइव, फेसबुक पे लाइव है और ज़ूम ऐप पे भी आप इसे देख सकते हैं और अखिल विश्व गायत्री परिवार मुंबई और अन्य जगहों पर भी आज हमारे वरुण भैया और अजय भैया ने इसको लाइव किया हुआ है। तो इसका फायदा आप जरूर से जरूर उठाएं। देखिए, परमात्मा की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हमें अपने ही घर में रहकर इस सुविधा का लाभ उठाना है। कि मानिए कि गंगा जी स्वयं आपके घर तक चलकर आई है और उसका लाभ हमको उठाना चाहिए। तो ये जो ज्ञान की गंगा है, ये एक नई भावी पीढ़ी के रूप में आपके घर तक पहुंच रही है। कैसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छा बनाएं, कैसे उसको संस्कारवान बनाएं, प्रतिभाशाली बनाएं, जिससे हम अपने देश, राष्ट्र और समाज को मजबूत बना सकते हैं। एक सक्षम भावी पीढ़ी ही भावी राष्ट्र का अच्छा निर्माण कर सकती है। तो भाई और बहनों, आप अपने साथ प्रतिदिन और एक-एक परिजन पर प्रतिदिन 5-5 लोगों को प्रेरित करें कि वो इस कार्यशाला को अवश्य देखें, सुने और अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करें। तो इसी के साथ मैं अब छोटा सा परिचय दूंगी मनीषा का। मनीषा जो है वो 2013 से मिशन से जुड़ी हैं और 2014 में उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट यानी समग्र स्वास्थ्य की डिग्री प्राप्त की। अब वो बीएएमएस जो आयुर्वेदिक कोर्स होता है हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर का, उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं और साथ ही में गुरु कार्य में उनकी बड़ी रुचि है। यूं कह लीजिए कि इस उम्र के बच्चों को और चीजों में जिनका ध्यान जहाँ जाता है, उसी जगह पर मनीषा को यज्ञ कराना और आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना बहुत पसंद है। आप ऐसे आप इस तरह के बच्चे आप अपने भी बना सकते हैं, ऐसा संस्कारवान आप भी बना सकते हैं। तो मनीषा के बारे में तो क्या बताएं, जितना कहें उतना कम है। बड़ी संस्कारवान बच्ची हैं, योग, ध्यान, प्राणायाम पे बहुत अच्छा बोलेंगी। तो आप सभी उनको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ मैं अब मनीषा को बोलती हूँ कि वो आज की कक्षा का शुभारंभ करें। धन्यवाद रेखा आंटी जी। आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की उपस्थिति को साक्षी मानते हुए जो अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 9 दिवसीय फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप चल रही है, आज हम उसका चौथा दिन का शुभारंभ करते हैं। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि एक बार कमर गर्दन सीधी करके बैठें। जो परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी बड़ी योजना चलाई हुई है, उसके तहत हमें गिलहरी जितना कुछ कार्य करने का जो मौका मिल रहा है, वो ही भाव अपने मन में रखते हुए कि उन्होंने अपने कार्य के लिए हमें चुना, ऐसी शक्ति का ध्यान करते हुए जो हमें सद्बुद्धि पर चलने की प्रेरणा देती है, सद्बुद्धि प्रदान करती है और सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गायत्री मंत्र का हम लोग एक साथ एक स्वर में उच्चारण करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अजय भैया जी, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप मुझे बताना कि स्लाइड्स दिख रही हैं कि नहीं। भैया जी विजिबल हैं स्लाइड्स? यस विजिबल है, आप फुल स्क्रीन कर दीजिए। हो गया भैया जी? ठीक है, विजिबल। यस यस। आज फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप जो हमारी गर्भवती बहनों के लिए चल रही है, उसका आज 4th डे है और आज हमारे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है गर्भावस्था में योग, ध्यान एवं प्राणायाम। तो जितने हमारी 3 दिन की जो वर्कशॉप हो चुकी है, जो हमारी 2 दिन की वर्कशॉप हुई है, उसमें आदरणीय गायत्री दीदी ने और आदरणीय संगीता दीदी ने बहुत अच्छे से योग, ध्यान एवं प्राणायाम की हमें थ्योरी बताई, इम्पोर्टेंस बताई। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा होगा, तो शॉर्ट में ही हम कवर कर लेते हैं। तो थ्योरी क्या है हमारे योग की, तो हम जानेंगे कि योग है क्या। तो वैसे तो ये योग आयुर्वेद की तरह ही हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी साइंस है और ऐसा माना जाता है कि आदि योगी शिव, भगवान शिव इसके प्रणेता हैं। इस विद्या को उन्होंने ही उत्पन्न किया है और माँ पार्वती को उन्होंने सबसे पहले इस योग विद्या का उपदेश दिया था। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार जीवन जीने की कला ही योग है। आजकल का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि योग सिर्फ कुछ डिफरेंट आसन्स ही है, मतलब जो हम डिफरेंट आसन्स लगा लेते हैं, शरीर को तोड़ मरोड़ के हम उसी को ही योग समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योग एक बहुत डीप साइंस है। तो परम पूज्य गुरुदेव की जो ये परिभाषा है, इससे ही हमें बहुत कुछ समझने को मिल जाता है कि जीवन जीने की कला ही योग है। हमें जीवन मिल तो जाता है, लेकिन उसको बिताना कैसे है, उसको चलाना कैसे है, इसका ज्ञान हमें नहीं मिलता। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसके लिए 5 सूत्र दिए हैं: उपासना, साधना, आराधना, समय दान और अंश दान। तो उनको जीवन में उतार के हम अपने जीवन को योगमय बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्भावस्था में योग करना क्यों जरूरी हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे गर्भावस्था के दौरान हमें 3 प्रकार के स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। वो चाहे वातावरण जन्य स्ट्रेस हो या हमारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उसके वजह से उत्पन्न हुआ स्ट्रेस हो या हमारे मानसिक चिंता हो। तो इन सभी प्रकार के तनावों को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है योग के द्वारा। साथ ही साथ जब आप योग एक रेगुलरली करने लगते हैं, नियमित तौर से करने लगते हैं, तो आपके शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स, मतलब कि ऐसे हार्मोन जब आप खुश होते हैं, कोई रचनात्मक क्रिया कर रहे होते हैं, उस समय आपके रक्त प्रवाह में हैप्पी हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस को कम करने में योग सहायक है। उसके बाद गर्भावस्था के दौरान होने वाली जो विभिन्न समस्याएं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको बहुत आसानी से आप योग के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गायत्री परिवार गुड़गांव की तरफ से नियमित योग कक्षाएं सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चलाई जाती हैं, सोमवार से शुक्रवार। तो उसमें जो बहनें आती हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ वो आती हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की इतनी कृपा है कि वो नियमित तौर से जब योग करती हैं तो उनकी ये सभी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होती है, जिनके लिए जो कभी कभी ऐसा होता है कि दिक्कतें इतनी बढ़ जाती है कि उसके लिए भी मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो क्यों ना हम एक नेचुरल तरीके से इन प्रॉब्लम्स को टैकल करें। तो उसमें बिल्कुल 100% योग हमारी हेल्प कर सकता है। पैल्विक क्षेत्र को मजबूत बनाता है। देखिए, पैल्विक क्षेत्र का कल आदरणीय संगीता दीदी ने भी बहुत डिटेल में अच्छे से बताया था। तो ये आप जो 2 हड्डियां देख रहे हैं, ये पैल्विक बोन्स हैं, हमारी हिप बोन्स हैं। तो ये जो आप बीच में गोला देख रहे हैं, इसी में ही बच्चे का सर आकर लेबर के टाइम पर, प्रसव के टाइम पर
आके एंगेज होता है और धीरे 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 नीचे की तरफ आकर योनि के मार्ग से बाहर की तरफ बच्चा आता है और इसी तरह बच्चे का जन्म होता है। तो इस दौरान हमारा ये हिप जॉइंट गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान मजबूत होना बहुत जरूरी है। साथ के साथ आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो भी लचीली होनी चाहिए। लचीली होंगी तो बच्चे बिल्कुल फोर्स के साथ नीचे आ रहा है, उसका सर नीचे आ रहा है, तो लचीली होने पर वो अपने आप बच्चे के लिए जगह बना देंगी। तो पेल्विक क्षेत्र का मजबूत होना गर्भावस्था के दौरान भी जरूरी है, प्रसव के दौरान भी जरूरी है और प्रसव के बाद के लिए भी जरूरी है। गर्भस्थ शिशु को ट्रेन करता है। अब देखिए इस पिक्चर को लेने का एक बहुत ही बड़ा मकसद रहा है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर माँ जो है वो भी सॉफ्टी खा रही है और बच्चा भी सॉफ्टी खा रहा है ना। तो जो हम खाते हैं गर्भावस्था के दौरान, खाना पीना, वो तो बच्चे तक पहुंच ही रहा है, लेकिन ये तो स्थूल चीजें हो गई। सूक्ष्म रूप से जो हमारे कर्म होते हैं, विचार हो गए, भावनाएं हो गई, उनसे भी हर क्षण बच्चे का विकास हो रहा है। और अगर हम अपने रूटीन में योग, ध्यान, प्राणायाम इनको गर्भावस्था के शुरुआती दिनों से ही अगर हम अपने रूटीन का एक हिस्सा बना लें तो आप बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में एक बीजारोपण कर रहे हैं इन सभी चीजों से जुड़ने के लिए। और फिर सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज जब सेव हो जाती है तो ये बाद के लिए भी लाभदायक है और अभी के लिए गर्भावस्था के लिए बच्चा प्री मैच्योरिटी या IUGR मतलब कि इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसमें बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, इन खतरों से बच सकता है। चलिए अब जानते हैं कि योगाभ्यास के लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हमने फायदे तो जान लिए कि हमें क्या क्या फायदे होते हैं। अब फायदे जानने के बाद करना भी हर कोई चाहता है, लेकिन अब थोड़ा यहाँ से छटनी होगी कि भाई कौन योगाभ्यास कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप योगाभ्यास नहीं कर सकते। प्लेसेंटा अगर नीचे की तरफ है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, तो भी आप योगाभ्यास नहीं कर सकते। अगर आपको योगाभ्यास तब ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ सेलेक्टेड आप योग, ध्यान, प्राणायाम आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चिकित्सीय परामर्श होना बहुत जरूरी है और एक एक्सपर्ट के अंडर सीखना, उसकी देखरेख में सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद यदि गर्भाशय का मुख खुला हुआ है तो बच्चे का नीचे खिसकने का डर होता है, इसलिए आप उस समय में योगाभ्यास नहीं कर सकते। किसी प्रकार की ब्लीडिंग हुई हो या आपके गर्भ में ट्विंस हो तो आप योगाभ्यास नहीं कर सकते। अगर पेट पर दबाव पड़ने वाला, कोई भी पेट पर प्रेशर डालने वाला आसन करने से इस अवस्था में बचना चाहिए। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि पहले, दूसरे और तीसरे महीने में वैसे तो योग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और चिकित्सीय परामर्श है और आप एक एक्सपर्ट के अंडर सीख रहे हैं उसकी देखरेख में, तो आप बिल्कुल सेफली योगाभ्यास कर सकते हैं। बल्कि आप इसको जितनी जल्दी, जितने शुरुआती दिनों से अगर आप इसको करने लगेंगे, उतना ही फायदा आपको गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान और बाद में, प्रसव के बाद भी आपको उसका लाभ मिलेगा। यदि आप नहीं कर सकते किसी प्रकार का योगाभ्यास तो आप टहल सकते हैं, और टहलना एक सबसे अच्छा व्यायाम है। ठीक है, अब है योगाभ्यास पूर्व तैयारियां कि आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रातः खाली पेट योग हेतु उत्तम समय होता है। हमारी कुछ बहनें होती हैं जिनको सुबह के टाइम समय नहीं लग पाता, तो वो सोचती हैं कि भाई हम शाम को कर लेते हैं। ठीक है, शाम को आप करोगे तो योग, आयुर्वेद, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति की देन है, और प्रकृति हमारी माँ है, वो दयालु होती है। तो 100% तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 70, 60, 50% आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन योग करने का जो उत्तम समय है वो है प्रातः, सुबह के समय, और वो भी खाली पेट। देखिए प्रातः अगर आप सुबह अगर आप योग करना शुरू करते हैं तो सुबह का वातावरण शुद्ध होता है, आसपास की हवा शुद्ध होती है, आप उसी प्राण शक्ति और जीवनी शक्ति के साथ अपने पूरे दिनचर्या को शुरू करते हैं। तो आपको दिनचर्या में भी व्यवस्थित भी होती है दिनचर्या। साथ ही साथ जो गर्भावस्था के दौरान होने वाली आम समस्याएं हैं, जैसे जंघा में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, इन चीजों में भी आपको लाभ मिलता है। मल मूत्र त्याग करके योग आरंभ करें, ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि मान लीजिए आपकी आंतों में मल भरा पड़ा है और आप योग कर रही हैं,
तो उससे क्या होगा कि हमारे योग करते समय हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार बहुत अच्छा हो जाता है, और फिर वही रक्त हमारी आंतों की तरफ जाएगा, उस पड़े हुए मल में से टॉक्सिन्स निकाल के, विषाक्त पदार्थ निकाल के लाएगा, और वापस से कहाँ खींच के ले जाएगा, पूरे शरीर की तरफ। तो एक तरह से आप फायदा करने की जगह क्या कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है शरीर का, और वही टॉक्सिन्स वाला ब्लड, रक्त आपके बच्चे की तरफ भी जाएगा। इसलिए मलमूत्र त्याग करके ही योगाभ्यास आरंभ करें। स्वच्छ और ताजी हवा में योग करें, ढीले कपड़े पहनकर करें, क्योंकि रक्त का प्रवाह अच्छा बना रहना चाहिए। तंग कपड़े पहनेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद बहुत जरूरी बात आती है कि यदि आप कोई लिक्विड लेते हैं, जैसे जूस हो गया, सूप हो गया, पानी पी रहे हैं, तो योगा करने से पहले और बाद में 30 से 45 मिनट का फासला रखेंगे। और अगर आप कुछ खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, कुछ भी सॉलिड खा रहे हैं, सख्त पदार्थ खा रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे का आपको उसमें गैप रखना है, ताकि आमाशय से, स्टमक से आगे की तरफ डाइजेस्ट होके वो सारा खाना निकल जाए। आसन करने हेतु मोटे तरी का इस्तेमाल करें, या फिर आप योगा मैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योगा करते समय अनावश्यक स्ट्रेचिंग से बचे। ये योग की बहुत खूबसूरत बात है। हमें अपने शरीर को समझना है, हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि जैसे ऐसा जिम में होता है कि आपको 2 किलो का डंबल उठाना है और इसको 10 बार इसको रिपीट करना है। तो अपने शरीर के साथ हम खींचतान जिम में करते हैं, ऐसा योगा में नहीं होता। योग का मतलब, योग में क्या होगा कि आज आपका जो शरीर है कल उससे बेहतर बने। आज आप जितना स्ट्रेचिंग कर पाए सुखपूर्वक आप कल उससे बेहतर करें, ये है योग। तो अनावश्यक स्ट्रेचिंग से बचें, धीरे धीरे श्वास के प्रति जागृत होकर योग करें। इससे फायदा एक तो ये होगा कि आप श्वास के लिए खुद भी जागृत होंगे, आपका मन शांत होगा, साथ ही साथ आप अपने बच्चे के लिए बहुत अवेयर हो जाओगे। गर्भस्थ शिशु के लिए आप बहुत जागृत अवस्था में आ जाओगे। हमारे साथ जो बहनें योग के लिए जुड़ती हैं वो बताती हैं कि पहले या पहली वाली प्रेगनेंसी में हम अपने बेबी के मूवमेंट को इतना फील नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम योग से इतने अवेयर हो गए हैं कि हम इतने जागृत हो गए हैं कि अपने बच्चे के मूवमेंट को हम समझ पाते हैं, और आपका बिल्कुल बच्चे के साथ एक कनेक्शन भी सेट होगा। तो आइए चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना योग। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम का मतलब है कि ऐसे व्यायाम जो एक तरह की वार्म अप एक्सरसाइज है। स्थूल रूप से देखने में, फिजिकली देखें तो ऐसा लगता है कि ये तो वार्म अप एक्सरसाइज है, लेकिन इनका हमारे शरीर के छोटे छोटे अंगों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें हम एक एक जॉइंट को, एक एक संधि को अच्छे से उसका मूवमेंट करवाते हैं। जैसे कि पैरों की उंगलियों से शुरू करेंगे, तो पैरों की उंगलियों में अप एंड डाउन मूवमेंट ही नेचर की तरफ से मिली हुई है, तो हम अप डाउन पैरों की मूवमेंट इस तरह से करवाएंगे। फिर ऐसा करने के बाद पैर के टखने, एंकल जॉइंट का हम मूवमेंट करवाएंगे, अप डाउन। फिर प्रकृति ने इसमें एक और मूवमेंट दी हुई है, वो है गोल गोल घुमाने की, जो कि हम यूज नहीं करते। और हमें पता है कि प्रकृति का एक नियम है, जो चीज हम यूज नहीं करते वो पड़े पड़े क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो हम इस वाली मूवमेंट का, इस एंकल जॉइंट की, टकने वाले जॉइंट की इस मूवमेंट का हम यूज ही नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा, वो खराब हो जाएगी। इसलिए हमें जोड़ों के दर्द इतना शुरू हो जाते हैं छोटी, काफी जल्दी उम्र में ही। तो सूक्ष्म व्यायाम से हमारे पूरे शरीर के जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं, सारे संधि अच्छे स्वस्थ रहते हैं। दूसरी बात, इन जो भी हमारे संधि हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, इनमें अगर रक्त के थ्रू कोई टॉक्सिन जा रहा हो, विषाक्त पदार्थ जा रहा हो, तो हमारे जॉइंट्स में ही जाकर फंसता है। और इन व्यायाम के थ्रू हम अपना रक्त का प्रवाह अच्छा कर रहे हैं, और उससे हमारा एक एक जॉइंट में ऐसा विषाक्त पदार्थ जमा रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और हम स्वस्थ होते हैं। तो इसी तरह पैर से लेके फिर हम अपने घुटने के जॉइंट और अपने कुल्हों के जॉइंट, हिप जॉइंट, फिर अपना हाथों की जॉइंट, जो हमारी एक एक उंगलियां हैं, हमारी कलाई है, हमारी कोहनी है, फिर कंधे हैं, फिर गर्दन है, इस तरह एक एक जॉइंट को हम मूव करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ताड़ासन। तो ताड़ासन के पहले हम फायदे जान लेते हैं कि ताड़ासन के फायदे क्या हैं, फिर हम डेमो दिखाएंगे और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। तो ताड़ासन के फायदे ये हैं, देखिए गर्भावस्था के शुरुआती दिनों से ही अगर आप इस
आसन को करने लग जाएं तो ये लाभकारी है। कंडीशन यही है कि एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, उसकी देखरेख में करें, साथ ही साथ चिकित्सीय परामर्श हो। तो गर्भावस्था के आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा सारा वजन, जो हमारा वजन बढ़ता है, साथ ही जो बच्चे का वजन बढ़ रहा है, उसमें क्या होता है, हमारा सारा वजन, बच्चे का वजन हमारे पैरों के ऊपर उसका सारा प्रेशर आता है। तो पैरों की मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप हर एक आसन में देखना, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होना, कमर की और बटक एरिया, कुल्हों की और जंघा प्रदेश, पेल्विक एरिया, इन चारों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले आसन ही ज्यादातर लिए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को करवाने के लिए। तो सबसे पहले आपके पैर बहुत मजबूत बनते हैं। फिर ये एक ऐसा आसन है जिसमें पूरे शरीर में खिंचाव होता है। तो पूरे शरीर में खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से आपका जो मानसिक तनाव है वो आप अपने शरीर से निकालते हैं। तो मानसिक तनाव, इसको निकालने में बहुत ही लाभकारी आसन है। और मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है गर्भवती बहनों में कि कोई गर्भावस्था के दौरान जो बदलाव आ रहे हैं उनके लिए वो मानसिक तनाव में आ जाती हैं, या डिलीवरी के लिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हम ताड़ासन से बहुत अच्छे तरीके से उनसे हम बच सकते हैं। तो ताड़ासन के लिए आप लोग खड़े हो जाएंगे, आप साथ साथ भी कर सकते हैं अगर आप साथ साथ करना चाहते हैं तो। ताड़ासन के लिए आप लोग खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिला के, दोनों हाथ आपके पैरों के बगल में रहेंगे, साइड में, कमर गर्दन सीधी। अब आप दोनों हाथों को उठाएंगे और हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे। अब आप सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और शरीर में खिंचाव को महसूस करेंगे। यदि आपका दूसरा या तीसरा ट्राइमेस्टर है, पहले दूसरे तीसरे महीने में यदि आप कर रहे हैं तो आप अपनी एड़ियां भी इस तरह उठा सकते हैं साथ साथ, अन्यथा आप एड़ियां नहीं उठाएंगे। तीसरे महीने के बाद इस आसन में एड़ियां नहीं उठाई जाती। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर से सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, एड़ियां ऊपर, पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस करेंगे। इस तरह इस आसन को आप 7 से 8 बार आसानी से कर सकते हैं। धीरे से रिलीज कर देंगे। इसके बाद आता है त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन के फायदे क्या हैं कि इस आसन को जब आप करते हैं तो जिन जिन शरीर के भागों में आपको मजबूती चाहिए, बहुत अच्छे से त्रिकोण आसन से मिल जाती है। जैसे आपकी गर्दन मजबूत होनी चाहिए, पीठ, कमर, पैर के स्नायु मतलब लिगामेंट मजबूत होने चाहिए गर्भावस्था के दौरान। शरीर का संतुलन ये सुधारता है। और एसिडिटी और पाचन प्रणाली जितनी जो भी संबंधी जो भी परेशानियां होती है उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। और जो बहुत ही आम समस्या है, चिंता, तनाव, कमर और पीठ का दर्द, ये इसमें भी त्रिकोण आसन से लाभ मिलता है। तो त्रिकोण आसन के लिए आप इस तरह खड़े हो जाएंगे। अब अपने पैरों में 1 से 1.5 फीट का त्रिकोण आसन के लिए आप लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर और अपने पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला करेंगे। अब हम इस आसन को अपने बाईं तरफ से पहले करेंगे, लेफ्ट साइड से पहले करेंगे। तो अपने लेफ्ट पंजे को बाहर की तरफ मोड़ेंगे इस तरह से। अब आप लोग सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, जमीन की सिधाई में रहेंगे दोनों हाथ, और सांस छोड़ते हुए जितना आप सुख पूर्वक झुक सकते हैं उतना झुकेंगे और पैर को स्पर्श करेंगे। आपकी नजरें जो हाथ ऊपर है उसकी उंगलियों को देखती रहेंगी, जिससे आपकी गर्दन में खिंचाव आएगा। इस पोस्चर में आप 5 सेकंड रुक सकते हैं, थोड़ी देर होल्ड करिए। लेफ्ट पंजे को अंदर लीजिए, सीधे पंजे को बाहर करते हुए दूसरी डायरेक्शन में भी सेम चीज दोहराइए।
अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं, जो है तितली आसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा आसन है और बहुत आसानी से किया जाने वाला आसन है। तो इस आसन को करने के फायदे क्या हैं कि जंघा प्रदेश की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव होता है और बहुत मजबूती आती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हिप जॉइंट, जो कुल्हों का जॉइंट है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है इस आसन से, और ये ही हमें चाहिए एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आसन बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जिनको पैरों में दर्द रहता है या कमर के निचले भाग में दर्द होता है, उनके लिए ये तितली आसन बहुत लाभकारी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह दंडासन की स्थिति में आना है। जब आप अपने दोनों पैर सामने की तरफ फैलाकर बैठते हैं और इस तरह आपके हाथों की स्थिति होती है, तो इसको दंडासन कहते हैं। फिर अपने दोनों पैरों के तलवों को इस तरह से मिलाएंगे और अपने शरीर के जितनी नजदीक आप अपने पैरों को खींच सकते हैं खींचेंगे। फिर हाथों की दोनों उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे। कुछ देर आंखें बंद करके ध्यानात्मक स्थिति में बैठेंगे। जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसको महसूस करेंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर नीचे मूव करेंगे। इस आसन को आप 2-3 मिनट तक पहुंचा सकते हैं। 30 सेकंड से शुरू करके 2-3 मिनट तक आप पहुंचा सकते हैं। फिर रेस्ट लेके फिर से आप इसको धीरे धीरे इसकी समय सी अवधि को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन और इफेक्टिव और लाभकारी आसन है ये। उसके बाद आता है मार्जरी आसन। मार्जरी का मतलब होता है बिल्ली। तो हमारी योग में जो भी आसन है वो कहीं ना कहीं किसी प्रकृति से ही लिया गया है। तो आप ध्यान देना, कभी जब बिल्ली सोकर उठती है तो सेम इसी आसन को करके उठती है, वो ही मार्जरी आसन हम भी करेंगे। तो इस आसन के फायदे हैं कि जो कमर में और कुल्हों में बहुत अलग तनाव बना रहता है, खिंचाव आप महसूस करते हैं, उसमें उन मांसपेशियों में एक हल्की सी मसाज इस आसन से होती है और इस आसन को करने से उन सभी अंगों के दर्द में आपको राहत मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह वज्रासन में आप लोग बैठेंगे, अपने दोनों पैरों को मोड़कर आपके जो एड़ियां हैं वो आपके बटक्स को टच करती हुई, दोनों हाथ आपके घुटनों पर। अब इस तरह दोनों हाथों की पोजीशन लेते हुए टेबल टॉप पोजीशन इसको कहते हैं, इस पोजीशन में आ जाएंगे। ध्यान यहाँ पर ये देना है कि आपका कंधे का जॉइंट आपके रिस्ट जॉइंट, आपकी कलाई के जॉइंट के सिधाई में होना चाहिए और आपका हिप जॉइंट आपके घुटने के जॉइंट की सिधाई में होना चाहिए। अब इसके बाद आपको सांस भरना है, एक लंबी गहरी श्वास लेनी है। आपका सर ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और अपने बटक्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जिससे कि आपकी कमर में एक झील जैसी आकृति बनेगी। श्वास भरते हुए सर ऊपर, बटक्स ऊपर और कमर में झील जैसी आकृति। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर के मध्य भाग को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सर को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। देखिए बिल्ली ऐसे ही करती है, इसीलिए उसकी कमर इतनी लचीली बनी रहती है। इसी तरह श्वास भरते हुए सर ऊपर, बटक्स ऊपर, कमर की पोजीशन देखिए। श्वास छोड़ते हुए सर नीचे, मध्य भाग ऊपर और इस तरह रिलीज करेंगे आसन को धीरे से। अब हम नेक्स्ट आसन चक्की चाल आसन की तरफ चलते हैं। चक्की चाल आसन, हम नाम से ही पता चल रहा है चक्की चलानी है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण वाङ्मय में लिखा है कि गर्भावस्था के दौरान यदि कोई माता चक्की चलाती है तो उससे गर्भस्थ शिशु और जो गर्भवती लेडी है वो भी प्रॉपर फिट रहती है। तो आज के समय में तो चक्की हमारे घर में नहीं रही, तो आर्टिफिशियल तौर पर हम इस आसन को कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस से दंडासन की स्थिति में आना है। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए। फिर आप जितना सरलता पूर्वक अपने दोनों पैरों को जितना खोल सकते हैं उतना खोलेंगे, मैक्सिमम गैप पैरों में। आप अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे और जितना आसानी से आप जितना आगे झुक सकते हैं उतना झुककर चक्की चलाएंगे।
जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो श्वास को भरेंगे, और जब आगे की तरफ झुकेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए श्वास भर लिया है अभी, और अब श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। फिर श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। ऐसा ही दूसरी डायरेक्शन में भी करेंगे। एक डायरेक्शन में आप 10 बार 20 बार कर सकते हैं शुरुआती तौर पे, और फिर उसको आप 60 70 80 100 भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो आपके शरीर और ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। इसके बाद सेतुबंद आसन। तो सेतुबंद आसन लेटकर किया जाने वाला आसन है, और इस आसन से आपके पैर और आपके बटक्स जो कुल्हे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो इस आसन के लिए क्या करना है, और ये बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो इस आसन के लिए आपको इस तरह लेट जाना है और अपने पैरों को मोड़कर इस तरह से पोजीशन लेंगे। हाथों से अपने पैरों के टखनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं पकड़ा जा रहा तो साइड में ही हाथों को रख लेंगे, और अब श्वास भरते हुए अपनी शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। कमर दर्द की दिक्कत में भी बहुत अच्छा आसन है ये। और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। यदि गर्भावस्था के अंतिम दिनों में जो सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें जब बच्चे का साइज बढ़ने लगता है तो आप दोनों पैर मिलाकर आसानी से नहीं कर सकते इस आसन को। तो उसके लिए आप पैरों में गैप करेंगे और फिर इसी क्रिया को वैसे ही दोहराएंगे। श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाइए, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए शरीर को धीरे से नीचे लाएंगे और पैरों को सीधा करेंगे। ये आसन भी आप 5 से 7 बार आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद उत्कट आसन। ये आसन भी बहुत अच्छा है हमारे प्रेगनेंसी के दौरान करने के लिए, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी आसन बहुत हेल्पफुल है, और लेबर पेन को सहने की क्षमता बढ़ाता भी है ये आसन। तो उसके लिए इन सभी जो यहाँ आप देख रहे हैं, रीढ़ की हड्डी, कुल्हों में, पीठ और जांग, एड़ी, पैर, इन सभी मतलब लोअर एब्डोमेन जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन सब को ये मजबूती प्रदान करता है। इसको हम चेयर पोज भी बोलते हैं। थोड़ी सी वेरिएशन के साथ हम इसको कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग इस तरह से खड़े हो जाएंगे। अपने पैरों में लगभग 1 फीट का फासला रख सकते हैं। अब दोनों पैरों के पंजों को बाहर की तरफ खोलेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार की पोजीशन लेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं उस तरह बैठेंगे। फिर श्वास भरिए, दोनों हाथ ऊपर, लंबी गहरी श्वास भरते हुए, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और थोड़ी देर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। इस तरह ये आसन आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। एक पाद राज कपोत आसन। ये बहुत ही अच्छा आसन है, थोड़ा सा एडवांस आसन है। इसको आप बिल्कुल भी घर पे अभी भी आप अगर साथ साथ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस आसन हो जाता है। और इस जॉइंट के फायदे भी बहुत हैं, इस आसन के फायदे भी बहुत हैं, क्योंकि एडवांस है ना, तो हमारी ट्रेनिंग जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ही कर सकते हैं किसी की देख रेख में। तो ये हिप जॉइंट को बहुत मजबूत बनाता है, और डिलीवरी के टाइम इसमें हमें इस आसन के थ्रू हमें बहुत आसानी मिलती है। प्रसव काल भी कम होता है, बच्चा नीचे भी आसानी से आ पाता है। तो इस आसन को कैसे करेंगे, आप इस तरह से आलती पालती लगाकर बैठेंगे, किसी भी एक पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, ध्यान से देखेंगे पैर की पोजीशन। एक पैर, सामने वाला पैर जिस पोजीशन में पहले था वैसे ही रहेगा, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा करेंगे। दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए, हथेलियों को बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, और सांस भरते हुए सामने देखते हुए सांस भरेंगे। सांस छोड़ पीछे, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सामने देखते हुए आपको सांस भरना है, और पीछे बैक बेंडिंग करते वक्त आपको सांस छोड़ना है। इससे बटक एरिया और आपका लोअर बैक एरिया, कमर का निचली भाग, कुल्हों वाला भाग बहुत मजबूत बनता है। आपका जंघा प्रदेश बहुत ज्यादा मजबूत बनता है। इसी तरह आप दूसरी डायरेक्शन में भी करेंगे।
देखिए पैरों की पोजीशन को ध्यान से, एक पैर बिल्कुल सीधा और दूसरा पैर जंघा में लगा हुआ, उसकी एड़ी। नेक्स्ट आता है विपरीत करनी आसन, जो हमारी बहनों की बहुत कंप्लेंट होती है कि आखिरी के तिमाही में वो ठीक से सो नहीं पा रही, तो उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। लेकिन इस आसन को वो लोग बिल्कुल भी ना करें जिनको हृदय संबंधी कोई भी तकलीफ है। पाचन को सुधारता है, कब्ज को दूर करता है ये आसन। तो इस आसन, ये एक टाइप का रिलैक्सिंग पोज है, विश्राम मुद्रा है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 तकिए, 2 या 3 तकिए और एक दीवार, और ये हर किसी के घर में होती है। तो कैसे करना है, हमें इसकी विधि जान लेते हैं। तो आपको एक तकिया लेना है और इस तरह दीवार के सहारे उसको रखना है। फिर इस तरह छोटे छोटे कुशन्स आप ले सकते हैं और अपना सिर, ये आप सिरहाना बना रहे हो, ये 2 कुशन जो आपने रखे हैं ये आप अपने सर के लिए रख रहे हो, क्योंकि सर हमें लटकाना नहीं है। इस तरह से आपने पोजीशन ली तकियों की। फिर आपको दीवार की तरफ जाना है और अपने दोनों लेट जाना है इन तकियों पर, और दोनों पैरों को ऊपर की तरफ दीवार के सहारे उठा लेना है, कुछ इस तरह से। और सारे रक्त प्रवाह को अपने गर्भस्थ शिशु की तरफ आने देना है, अपने हृदय की तरफ आने देना है। या तो आप अपने हाथों को सीधा रख सकते हैं या अपने पेट पर गर्भस्थ शिशु को जैसे आप प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, ऐसे आप रख सकते हैं। तो इस आसन में आपको बहुत ही मामूली नॉर्मल बात है कि आपको पैर में थोड़ी देर में झंझनाहट होने लगेगी, तो वो रक्त प्रवाह नीचे आने की वजह से है, तो उससे घबराना नहीं है और धीरे से आपको ये पोजीशन रिलीज कर देनी है। तो इससे आप भाव कर सकते हैं इस आसन के दौरान कि आपके गर्भस्थ शिशु की तरफ रक्त प्रवाह जा रहा है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और इस तरह से आप धीरे से रिलीज करके आराम से उठ जाएंगे और आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आसन आता है शशांक आसन। ये भी रैबिट पोज है। एक हमने मार्जरी आसन देखा, ये शशांक आसन, रैबिट पोज, हमें खरगोश की तरह सोना है। तो ये आसन भी बहुत अच्छा विश्राम मुद्रा है, और इस आसन को करने से हमारी चिंता, डिप्रेशन, किसी भी तरह की बेचैनी बहुत अच्छे से बिल्कुल खत्म हो सकती है। तो इस आसन के लिए भी हम तकियों का इस्तेमाल करेंगे। आपको एक तकिया लेना है, इस तरह से तकिए को रखेंगे और अब आप अपने दोनों घुटनों में गैप करेंगे, अपने कंधों के बराबर, दोनों घुटनों में कंधों के बराबर गैप, सामने तकिया रख लेना है। तकिए को खींचकर अपनी गोदी में रखेंगे और तकिए को ऊंचा करने के लिए आप छोटे छोटे तकिए और ले सकते हैं। ये एक्स्ट्रा तकिए लेने का सिर्फ यही हमारा मकसद है कि हमारे कमर में ज्यादा खिंचाव ना हो, हमें ज्यादा झुकना ना पड़े। तो आपको एक तकिए में अगर अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, तो एक तकिया भी चलेगा। इसके बाद सांस भरते, सॉरी, एक बार फिर से देखेंगे। तकिया रख लेना है, दोनों पैरों में, घुटनों में गैप करना है, तकिया, आधा तकिया गोदी में रखना है। कमर को रिलैक्स करने के लिए, तकिए की ऊंचाई बढ़ाने के लिए थोड़े एक्स्ट्रा तकिए रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आप इस तरह रिलैक्स करेंगे। आपका चेहरा एक साइड, किसी भी एक साइड आपको अपना चेहरा रखना है और आंखें बंद रहेंगी। इस दौरान डीप ब्रीदिंग आप करते रहेंगे। तो इस दौरान जब आप इस पोजीशन में रहते हैं तो उस टाइम आपका सारा रक्त का प्रवाह आपके शरीर के आगे वाले भाग की तरफ होता है। आपका मस्तिष्क का आगे वाला भाग, आपका चेहरा, आपकी चेस्ट, आपका पेट, और आपको जंघा प्रदेश में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है, और आपके बच्चे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बहुत अधिक मात्रा में जाता है। तो ये सब फायदे आपको शशांक आसन से मिलेंगे। अब इसके बाद हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे कि गर्भावस्था में प्राणायाम के क्या फायदे हैं। तो प्राणायाम क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम अपने शरीर के प्राण शक्ति को बढ़ाना, जीवनी शक्ति को बढ़ाना। हम जानते हैं कि हमारे जो वातावरण है उसमें बहुत 21% ऑक्सीजन है,
लेकिन ऑक्सीजन को हम प्राण नहीं बोल सकते। ऑक्सीजन उसका बहुत स्थूल रूप है, प्राण बहुत ही सूक्ष्म रूप है। आयुर्वेद और योग में ऐसा कहा गया है कि यदि प्राणायाम कोई व्यक्ति ना करे, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा ही हमें प्राण मिलते हैं, तो प्राणायाम अगर कोई व्यक्ति ना करे तो वो सूखी लकड़ी के समान है, सूखी काष्ठ के समान है। तो इस सूखी लकड़ी में जान कौन भरता है? प्राणायाम। तो प्राणायाम के फायदे यही हैं कि हमारी इससे जीवनी शक्ति बढ़ती है और हर कार्य को करने के लिए प्राण चाहिए। आपने भी कोई अपनी लिस्ट बना रखी होगी कि हमें ऐसा ड्रीम चाइल्ड चाहिए, ऐसा बच्चा चाहिए, ऐसे गुणों वाला बच्चा चाहिए, तो उसके लिए भी प्राण चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो वो प्राण आपको कहाँ से मिलेंगे? प्राणायाम से मिलेंगे। तो प्राणायाम के फायदे: ऑक्सीजन का स्तर आपके शरीर में बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम करता है और बच्चे तक भी ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को आपके बच्चे तक पहुंचाता है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाता है, स्ट्रेस के स्तर को घटाकर माँ को लाभ पहुंचाता है और गर्भस्थ शिशु को भी लाभ पहुंचाता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारी समस्याएं होती है, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर बीपी हाई हो जाता है जिसकी वजह से अबॉर्शन भी हो जाता है, या अनिद्रा, या समय से पहले डिलीवरी, इन सभी चीजों से प्राणायाम के द्वारा बचा जा सकता है। यदि आपको इन कोई ऐसी प्रॉब्लम जैसे अनिद्रा इस समय हो या फिर पिछली प्रेगनेंसी में आपको कोई ऐसी दिक्कत हुई हो, तो आप अभी से प्राणायाम एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में कर सकते हैं। मन को शांत करता है और आपको बहुत अच्छे तरीके से लेबर के लिए तैयार करता है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि श्वास लेने का सही तरीका क्या है। प्राणायाम तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें फायदा कब मिलेगा? जब हमें श्वास लेने का सही तरीका आता हो। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप वैसे वैसे ही कर रहे होंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, दोनों आंखें बंद कर लीजिए, सीधे हाथ को अपने पेट के ऊपर रखेंगे और एक लंबी गहरी श्वास को अंदर की तरफ खींचेंगे और महसूस करेंगे कि आपका पेट की क्या गति है, वो अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है। फिर लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़िए और महसूस करिए कि पेट किस दिशा में जा रहा है, बढ़ रहा है पेट या सिकुड़ रहा है। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, सारा ध्यान पेट के ऊपर, लंबी गहरी श्वास छोड़िए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जब आप ऐसे सांस ले रहे थे तो क्या गति हो रही थी पेट की, तो अधिकतर लोग 80% लोग बोलेंगे कि जी जब हम सांस भर रहे थे तो हमारा पेट सिकुड़ रहा था और जब हम सांस छोड़ रहे थे तो हमारा पेट बढ़ रहा था। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है हमारा सांस लेने का। आप किसी छोटे बच्चे को देखना, उसका जो पेट होता है वो बिल्कुल अपने, और कई लोगों का तो पेट ही नहीं हिल रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब है हम सांस सही तरीके से नहीं ले रहे। आप छोटे बच्चे को देखोगे तो उसका पेट प्रॉपर आपको ऊपर नीचे सिकुड़ता हुआ, फूलता हुआ दिखता है। तो तभी उस बच्चे का देखो कितना तरोताजा होता है, उसकी स्किन कितनी अच्छी होती है, उसको कोई रोग नहीं होता बचपन में, है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं सही प्राणायाम श्वास लेने का तरीका और बिल्कुल हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो जिन लोगों का श्वास भरते सही तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जब हम श्वास भरते हैं तो उस गुब्बारे को सोचिए, जब जिस गुब्बारे में आप हवा भरते हैं तो वो सिकुड़ता है या फूलता है? वो फूलता है। तो वैसे ही हमने हवा भरी अपने अंदर तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और अगर हमने श्वास छोड़ा तो हमारा पेट सिकुड़ना चाहिए। अगर आप लोगों का गलत चल रहा है तो आप प्रैक्टिस करके इसको सुधारिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? दिन प्रतिदिन की जो भी क्रियाएं हैं उनको करते करते बीच बीच में अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लेकर जाइए कि आप सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं, सुधर जाएगी फिर ये। चलिए तो अब हम जानते हैं प्राणायाम। पहले श्वास लेने का सही तरीका सीखने के बाद अब हम प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहला है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से जितनी भी मेंटल स्ट्रेस है, कोई भी टेंशन है, बेचैनी है, क्रोध है, नींद नहीं आती या कोई हार्मोन संबंधी समस्या है, उससे भ्रामरी प्राणायाम करने से आपको लाभ मिलेगा। तो उसको करने के लिए आप सुखासन में बैठेंगे, कंफर्टेबल पोस्चर, कोई भी जो भी आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो।
दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को आप अपने कानों में इस तरह से डालेंगे कि आपको आसपास की आवाज ना सुनाई दे। अभी नहीं करेंगे ये, ताकि आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को सुन पाए। अभी देख लेंगे। फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और आंखें बंद करनी है। लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना है, इस तरीके से। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम हुआ। ये आप 5 से 7 बार आसानी से कर सकते हैं, फिर उसको 10 तक 15 तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जिनको नींद ना आने की समस्या है वो सोने से पहले इसको करके सोएं। उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, हाँ, योग में बोला जाता है कि शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और उनके शोधन के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। और आप करोगे इसको 3-4 साइकिल्स, अगर 3-4 सेट अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम के आपने किए तो भी आपको बहुत तरोताजा शरीर महसूस होगा। तो इसको कैसे करना है? सुखासन में बैठना है, अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखना है, मतलब अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे से स्पर्श करवा के रखना है और अपने दाएं हाथ को प्रणव मुद्रा में रखना है। पहली 2 उंगलियों को अंगूठे की जड़ में लगा देना है और बाकी 2 उंगलियां सीधी रहेंगी। पहली 2 उंगलियों को अंगूठे के जड़ में लगाना है, बाकी 2 उंगलियां सीधी। अब आपको क्या करना है? अपना सीधा नाक बंद करना है, सीधा नाक बंद करना है और बाएं नासिका से आपको 3 बार सांस लेना है और 3 बार सांस छोड़ना है, इस तरीके से। लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। अभी बाईं नासिका से ही चल रहा है। 3 बार सांस भरिए और छोड़िए। जब ये क्रिया हो जाए तो बाईं नासिका को बंद करिए और दाईं नासिका से 3 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। अब दाईं नासिका से शुरू हो गया 3 बार लंबी गहरी श्वास भरना और छोड़ना। जब दोनों से हो जाए तो दोनों नासिकाओं से एक साथ आपको श्वास भरना है और मुंह से छोड़ना है। ये 7 स्टेप एक नाड़ी शोधन प्राणायाम बनाते हैं। ऐसा आप 4 से 5 सेट नाड़ी शोधन प्राणायाम के कर सकते हैं। ये मुंह से छोड़ा है अभी सांस। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर धीरे से आंखें खोलना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके बॉडी में ऑक्सीजन के स्तर को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। भरपूर ऑक्सीजन मिलती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। ऑक्सीजन अगर मिल रही है तो कोई भी आपका लीवर हो, हृदय हो, हर एक अंग प्रत्यंग बहुत ही स्वस्थ हो जाता है। एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है और मन को तो शांत करता ही है हर एक प्राणायाम, क्योंकि और साथ ही साथ आपको डिलीवरी के लिए जो होती है, बेचैनी होती है, उसके लिए आपको बचाता है उससे। उसके लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करेंगे? सुखासन में बैठ जाएंगे, अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में, आपकी तर्जनी उंगली आपके अंगूठे को स्पर्श करती हुई इस तरह से रखेंगे और अपने दाएं हाथ को प्रणव मुद्रा में, जैसे पहले रखा था सेम वैसे ही रखना है। अब अपनी बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाईं नासिका से एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे, फिर बाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड फॉर अ व्हाइल एंड देन रिलीज विथ राइट नोस्ट्रिल। ये एक आपका सेट बनता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का और इसको आप फिर से 4 से 5 बार आसानी से कर सकते हैं और जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम बहुत ही शानदार प्राणायाम है जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। प्राण को सीधा खींचने का ये प्राणायाम है। इसमें क्या होता है कि आप बैठ जाते हैं सुखासन में और कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करके
आप लोग साथ साथ कर सकते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, आंखें बंद, सुखपूर्वक सुखासन में बैठ जाएंगे। अब आप भावना करेंगे कि आप अपने इष्ट की गोदी में जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी गोदी में एक छोटे बच्चे के रूप में बैठे हुए हैं और आपके आसपास उनका दिव्य तेज लहरा रहा है और उस दिव्य तेज को आप अपनी दोनों नासिकाओं से भीतर की तरफ लंबी गहरी श्वास के माध्यम से खींच रहे हैं। थोड़ी देर श्वास को रोकेंगे, भावना करेंगे कि वो तेज रोम रोम में एक एक नाड़ियों में प्राण को फूंक रहा है। लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ते हुए भाव करेंगे कि हम अपने कल्मश कषायों को शरीर से बाहर फेंक रहे हैं और थोड़ी देर होल्ड करेंगे। शरीर से दूर जाते काले बादलों को, जो कल्मश कषाय हैं, उनको देखेंगे। इस तरह से आप प्राणाकर्षण प्राणायाम का एक सेट कंप्लीट होता है। आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ सकते हैं और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखें खोलिए। तो इस तरह प्राणाकर्षण प्राणायाम होता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मस्तिष्क में जो हमने जाने अनजाने में कल्मश कषाय भर दिए हैं, उनको साफ करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसके बाद गर्भावस्था में ध्यान। तो ध्यान आवश्यक क्यों है, पहले ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे विचार कैसे हैं और क्यों हमें ध्यान करना चाहिए। तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे मन में एक दिन में 12,000 से 60,000 विचार आते हैं, जो हमें इतने विचारों ये सभी अव्यवस्थित विचार हैं, बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। और सब इससे भी बड़ी बात कि 95% विचार हर दिन रिपीट होते हैं। तो सोचिए हमारे शरीर की कितनी ऊर्जा हम इन्हीं एक ही तरीके के विचारों पर हम खराब करते हैं। और कोर्टिसोल हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव का हार्मोन है, इसको हमारे शरीर में बढ़ा देता है गर्भावस्था के दौरान और इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। बच्चे की इससे ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाती। तो इसीलिए हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान के फायदे हमने पहली स्लाइड में भी सुने और इसमें भी हमने कुछ ऐड किए हुए हैं कि नींद आने की समस्या हो गई, स्ट्रेस हो गया, इन सब चीजों से तो आपके बच्चे को बचाता ही है और आपको भी बचाता है। लेकिन साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको भावनात्मक स्तर पर अपने बच्चे के साथ आप अपने आप को ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हो। वो किससे आप कर सकते हो? ध्यान से कर सकते हो। तो चलिए एक हम छोटा सा ध्यान करते हैं। आप सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे सुखपूर्वक और आंखें बंद रहेंगी। दीदी अपने पास 8 मिनट है और 8 मिनट है। बिल्कुल हो जाएगा भैया जी, डन। हाँ, 8 मिनट है। हाँ जी, हो जाएगा भैया जी। छोटा सा ही ध्यान करेंगे सभी लोग। जल्दी से कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, सुखासन में बैठ जाएंगे और इस म्यूजिक के ऊपर ध्यान देंगे। और जो मैं बोल रही हूँ उसको पीछे पीछे दोहराएंगे। इन सबसे पहले एक बार ओम का उच्चारण। पीछे पीछे मन ही मन इन भावों को स्थापित करते हुए चलेंगे जो मैं बोल रही हूँ। आज मुझे ब्रह्मांड ने अवसर दिया है कि मैं भी इस ब्रह्मांड की तरह किसी जीव की रचना कर सकूं। मेरे भीतर आज एक जीवन का सृजन हो रहा है। किसी जीवन का ऊर्जा स्रोत बन रही हूँ और इस सौभाग्य के लिए मैं बहुत ही कृतार्थ हूँ उस परम सत्ता के लिए
ये एहसास मुझे रोमांचित कर रहा है। मेरे भीतर जो गर्भ पोषित हो रहा है, उसके हर स्तर के विकास को मैं अनुभव कर रही हूँ। मेरे भीतर उत्पन्न हो रही अद्भुत रचना का साक्षात्कार करने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। अब आप लोग ध्यान करेंगे सूर्य देवता का, उगते हुए सूर्य देवता सफेद खुले आकाश के बीच में से उगते हुए सूर्य देवता का ध्यान, और सूर्य की स्वर्णिम किरणें आपके रोम रोम को प्रकाशित कर रही है। सूर्य की स्वर्णिम किरणें नाभि के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके बच्चे तक पहुंच रही है, और आपके बच्चे को ओजस्विता, तेजस्विता, प्रखरता, जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति दे रही है। आपके गर्भ में एक दिव्य बालक का विकास हर क्षण हो रहा है। उसके लिए परम सत्ता को धन्यवाद करेंगे और धीरे से अपने चेतना को लेकर आएंगे वापस उसी जगह पर जहां बैठकर आप मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। आंखें अभी बंद ही रहेंगी। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, हथेलियों की गर्माहट को महसूस करेंगे और ध्यान की सारी ऊर्जा को अपने बच्चे तक पहुंचाएंगे। दोनों हाथों से पेट के ऊपर मालिश करिए और भाव करिए कि सारी मंत्रों की ऊर्जा, सारी ध्यान की ऊर्जा आपके बच्चे तक पहुंच रही है, उसे ओजस्विता, तेजस्विता प्रदान कर रही है। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं है। अब दोनों हाथों को आपस में फिर से रगड़ेंगे, रब करिए और अपने चेहरे पर लगाइए, आंखों पर लगाइए और धीरे से आंखें खोलिए। मैं आशा करती हूँ आप रिलैक्स्ड होंगे। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे थे। मैं माफी मांगना चाहूंगी कि मैं सबके नहीं इसमें लिख पाई, लेकिन ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो हमारी रेगुलर गायत्री परिवार गुरुग्राम की तरफ से जो कक्षाएं चल रही हैं, योग कक्षा, उसमें जिनको जो फायदे मिले वो सब उन्होंने लिखे हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। आपने जो आज की प्रस्तुति की है बहुत ही अभूतपूर्व थी, और प्रैक्टिकल और थियोरी को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी सारी बहनों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और आपको ये अब रोज करना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय था। अब मैं बहनों से कहूँगी कि अगर कोई प्रश्न है आपको तो आप पूछ सकते हैं। कल का अनाउंस कर दीजिए, लास्ट 30 सेकंड है, कल का प्रोग्राम अनाउंस कर दीजिए। कल डॉक्टर रेखा जी के